हेलो एवरीवन। तो अभी पिछले वीडियो में हमने देखा पार्ट्स ऑफ अपर लोअर लिम्ब के बारे में। तो पार्ट्स ऑफ लोअर लिम्ब में अभी तक हमने डिस्कस किया, ग्लूटियल रीजन को आपको मैंने समझाया, थाई रीजन को हम समझ चुके हैं, नी जॉइंट को समझ चुके हैं और इसके अलावा लेग के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अब उससे आगे के पार्ट्स को देखते हैं। देखते हैं। तो अगला पार्ट जो हमारा डिस्कशन का है दैट इज एंकल। एंकल को क्या बोलते हैं? टैलोक्रूरल रीजन। यहां पर बोन होती है टेलस, है ना, टार्सल बोन होती है टेलस, उसके बेसिस पर बोलते हैं टैलोक्रूरल रीजन। द एंकल रीजन इंक्लूड डिस्टल पार्ट ऑफ द लेग एंड द प्रोमिनेंसेस दैट इज कॉल्ड मेल्यूलाई ऑफ टीबिया। तो नीचे अगर आप अपने पैर के पास एंकल जॉइंट पर टच करके देखें तो दोनों तरफ गांठें निकली रहती हैं, है ना, इस तरीके की कुछ। अगर आप पैर को नोटिस करें तो यहां पर एक इस तरीके से आपको प्रोमिनेंट पार्ट दिखेगा ये, और मीडियली भी दिखता है, इधर भी होगा, ठीक है। दोनों तरफ ये गांठें दिखती है, इनको बोलते हैं मेल्यूलाई। क्या बोलते हैं? मेल्यूलाई। ये टीबिया का लोअर पोर्शन होता है, ठीक है, टीबिया और फिबुला दोनों का। द एंकल जॉइंट इज लोकेटेड बिटवीन द मेल्यूलाई एंड द टेलस। तो टेलस टार्सल बोन है और इसके और दोनों तरफ से, एक तरफ से मीडियली आपका हो गया टीबिया और लेटरली हो गई आपकी फिबुला, तीनों को मिलाकर बनता है एंकल जॉइंट। इसके बाद आता है फुट। फुट का एक और नाम है जिसको बोलते हैं पेस। पेस, पीईएस, पेस। फुट और फुट रीजन में क्या आएगा? द फुट इज द डिस्टल पार्ट ऑफ द लोअर लिम्ब। इट कंटेन्स 7 टार्सल, 5 मेटाटार्सल एंड 14 टो बोन्स और फैलेंजेस, ठीक है। यहां पर थंब बोलते हैं हैंड में, उसी को नीचे क्या बोलते हैं? टो, या फिंगर्स, या पैर के केस में टो, ठीक है। सुपीरियर सरफेस ऑफ द फुट इज कॉल्ड डॉर्सम ऑफ द फुट एंड द इंफीरियर सरफेस ऑफ द फुट इज कॉल्ड सोल ऑफ द फुट। जैसे यहां पर इसको पाल्मर एस्पेक्ट बोलते थे, यहां पर इसको सोल बोलते हैं फुट के केस में, है ना। और ये डॉर्सम, डॉर्सल एस्पेक्ट, तो उसी तरीके से फुट में ऊपर वाला जो पोर्शन होता है दैट इज डॉर्सम। The sole is homologous with the palm of the hand. साफ साफ लिखा हुआ है, it is homologous with the palm of the hand. The foot provides platform for supporting the body weight when standing and play a key role in locomotion. तो ये पूरा प्लेटफॉर्म हमारा फुट किस पे प्रोवाइड करता है? बॉडी का वेट ट्रांसफर करने पर, ठीक है। और दूसरी बात, चलते समय भी वेट ट्रांसफर इसी के थ्रू होता है, लोकोमोशन में, ठीक। अब एक दो बेसिक बातें हैं जो इसमें आपको देखने को मिलेगी। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लोअर लिम्ब इज सिमिलर टू दैट ऑफ अपर लिम्ब बट इट इज मॉडिफाइड टू सपोर्ट द वेट ऑफ बॉडी एंड फॉर लोकोमोशन। जबकि वो किसके लिए था? होल्डिंग द ऑब्जेक्ट, है ना, प्रीहेंसाइल ग्रिप, ये सब पॉइंट हमने अपर लिम्ब में पढ़े थे। यहां पर मेन वर्क कौन सा है इसका? बॉडी वेट को सपोर्ट करना और लोकोमोशन। द लोअर लिम्ब जॉइंट्स द पेल्विक गर्डल एट द हिप जॉइंट। लोअर लिम्ब जॉइंस द पेल्विक गर्डल एट द हिप जॉइंट। तो लोअर लिम्ब ट्रंक के साथ कहां पर जुड़ते हैं? पेल्विक गर्डल के साथ। ऐसे ही अपर लिम्ब किसके साथ जुड़ते थे? शोल्डर गर्डल के साथ, जिसमें कौन कौन सी बोन आती थी? क्लेविकल और स्कैपुला। ऐसे ही हिप बोन जो होगी, जिसको दोनों हिप बोन को मिला के क्या बनेगा? पेल्विक गर्डल। और ये पेल्विक गर्डल के साथ हमारी फीमर अटैच होगी, यानी लोअर लिम्ब अटैच होंगे। दिस गर्डल इज फॉर्म्ड बाय द 2 हिप बोन्स which joins anteriorly at pubic symphysis and posteriorly with the sacrum at the sacroiliac joint। तो ये जो जॉइंट बनेगा तो एंटीरियरली तो बन जाता है किससे? इसको बता देता हूं मैं आपको। ये आपकी सैक्रम बोन हो गई, लंबर वर्टिब्रे हो गए, ठीक है। और यहां पर आप नोटिस करें तो ये आपकी प्यूबिक बोन हो गई, ठीक है।
और यहां पर फीमर। ठीक है, तो ये जो जॉइंट बना एंटीरियरली कौन सा हो गया, प्यूबिक सिम्फाइसिस, और पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम में कौन आया, सैक्रम। सैक्रम के साथ कौन जुड़ गया, इलियम। ठीक है, तो सैक्रम और इलियम, तो क्या बन गया, सैक्रो इलियक जॉइंट। ठीक है, द लोअर लिम्ब इज सपोर्टेड बाय हैवी बोन्स। अगर अपर लिम्ब की बोन्स के मुकाबले देखा जाए तो लोअर लिम्ब की बोन कैसी होती है, हैवी होती है। द लोअर लिम्ब इज सपोर्टेड बाय द हैवी बोन्स। द फीमर, द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, articulate superiorly with the pelvis at the hip joint and inferiorly with the upper end of tibia at the knee joint। समझ आई बात। तो जो फीमर लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है लोअर लिम्ब की, वो ऊपर की तरफ किससे जुड़ती है, पेल्विस के साथ, क्या बनाती है, हिप जॉइंट, और नीचे नी जॉइंट पर क्या बनाती है आपका, नीचे टीबिया के साथ मिलकर क्या बनाती है, नी जॉइंट। The tibia and fibula articulate with each other at the proximal, intermediate and inferior tibio-fibular joint। और टीबिया और फिबुला आपस में जुड़ी रहती है तीन जॉइंटों से, proximal, intermediate and inferior tibio-fibular joint। The distal end of these bones articulate with the talus to form ankle joint। तो डिस्टल में क्या होगा, एंकल जॉइंट बन जाएगा। तो ये पूरा जो अभी तक हमने समझा उसका पूरे का जिस्ट है। ठीक, फुट में क्या देखने को हमें याद रखना है, इट अंडरगोज मैक्सिमम चेंजेस ड्यूरिंग द एवोल्यूशन। डेफिनेट सी बात है, जिस तरीके से हमारा हैंड में मैक्सिमम चेंजेस आए, फिंगर्स में डिफरेंट टाइप के मूवमेंट आए, ऐसे ही पूरे बॉडी के वेट को ट्रांसफर करने के लिए हमारे फुट में मैक्सिमम चेंजेस आए। द लोअर प्राइमेट्स लाइक एप्स एंड मंकी, इट इज प्रीहेंसाइल ऑर्गन एंड grabs the bows with their feet. They can oppose their great toe over the lesser toe। ठीक है, ये अपने ग्रेट टो को लेसर टो के साथ अपोज कर सकते हैं, ये देखने को मिलता है, और ग्रेस्पिंग भी कर सकते हैं लोअर प्राइमेट। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है, हमारे केस में ये वाला फंक्शन केवल हैंड को मिला हुआ है। ठीक, इन ह्यूमंस द ग्रेट टो कम्स इन लाइन विद द अदर टोज एंड लूज इट्स पावर टू अपोजिशन। आप पैर के अंगूठे को छोटी उंगली से नहीं मिला सकते, है ना, लेसर टो से नहीं मिला सकते, जबकि अंगूठे हाथ में ऐसा पॉसिबल है, ये देखिए। ठीक है, ये पॉसिबल, लेकिन पैर में नहीं है। लेकिन अगर लोअर प्राइमेट में देखोगे, यानी एप्स और मंकी में ये वाला फंक्शन है, और अभी भी वो प्रीहेंसाइल एक्टिविटी है उनके पास, पेड़ पर चढ़ने के लिए या किसी भी चीज को होल्ड करने के लिए। ठीक, इट इज ग्रेटली एनलार्ज्ड टू प्रोवाइड प्रिंसिपल सपोर्ट टू द बॉडी। और यहाँ पर ये ग्रेट टो जो कुछ है, कुछ ज्यादा ही अपने साइज को बड़ा कर लिया है इसने, किस लिए, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी। The four lesser toes, because of loss of prehensile function, have become vestigial and reduced in size। और छोटी उंगलियों का हमारे अंदर कोई यूज नहीं है, एवोल्यूशन के हिसाब से वो वेस्टिजियल है, इसीलिए उनका साइज रिड्यूस होता चला गया। The tarsal bones have become large, strong and wedge shaped to provide stable support। और सबसे ज्यादा जो बोन्स में चेंजेस आया वो किसमें आया, टार्सल बोन में, क्योंकि ओवरऑल हमारी टीबिया से जो वेट है वो किस पर जा रहा है, टार्सल बोन से, और टार्सल बोन से जो लेग है हमारा आगे की तरफ जा रहा है, तो वहां सपोर्ट में है, लेकिन वेट बियरिंग डायरेक्ट कहां हो जाता है, हमारा हील पर। ठीक, अब पार्ट्स ऑफ लोअर लिम्ब को पढ़ने का तरीका क्या है। जैसे मैंने आपको अपर लिम्ब में बताया था कि जो चैप्टर्स लिखे गए हैं बीडी चौरसिया के, वो कुछ इसी फैशन में लिखे गए हैं, और इसी तरीके से हमको एक एक चीज पढ़नी है। जैसे कि जब मैं पढ़ूंगा तो कोई एक चैप्टर का नाम आएगा ग्लूटियल रीजन, ऑन द साइड एंड बैक ऑफ द पेल्विस रीजन बोल सकते हैं। ठीक है, ग्लूटियल रीजन में आती है कौन सी मेन बोन है, हिप बोन। यानी सेकंड चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं ऑस्टियोलॉजी, उसमें हम हिप बोन की डिटेल पढ़ेंगे, है ना, सारी बोन्स पढ़ेंगे, फीमर पढ़ेंगे, टीबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजिस। तो हमको ऑस्टियोलॉजी में ये सारी चीजें पढ़नी है। अच्छा, ये बोन हमेशा कुछ ना कुछ जॉइंट बनाएंगी, तो जॉइंट वाले चैप्टर में सैक्रोइलियक जॉइंट बनेगा, कहां पर, सैक्रोइलियक जॉइंट बनेगा ग्लूटियल रीजन में। हिप जॉइंट बनेगा, नी जॉइंट बनेगा, ये कौन बनाएगा, फीमर इन्वॉल्व होगी। टीबिया फिबुला के साथ टीबियो फिबुलर जॉइंट बनेगा, और एंकल पे जाके एंकल जॉइंट बनेगा। टार्सल से के साथ इंटरटार्सल जॉइंट रहेगा। ठीक है, इंटर मेटाटार्सल जॉइंट रहेगा, मेटाटार्सो फेलिंजियल जॉइंट रहेगा, और इंटरफेलिंजियल जॉइंट रहेगा। यानी जॉइंट का स्पेशली पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो ये चीजें पढ़नी होंगी। इसके अलावा थाई रीजन को जब हम पढ़ेंगे तो थाई रीजन को तीन
चैप्टर्स में उन्होंने बांटा है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द थाई, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थाई, मीडियल पार्ट ऑफ द थाई। ऐसे ही लेग को पार्ट में बांटा गया है, एंटीरियर लेग, पोस्टीरियर लेग। फुट में डोर्सम ऑफ फुट और सोल ऑफ द फुट, ये इस तरीके से चैप्टर है। तो चैप्टर्स कुछ इसी फैशन में चलेंगे और हमको एक माइंड में अपने दिमाग में रखना है कि हमें बॉडी को ये सारे पार्ट हमने समझ चुके हैं, ग्लूटियल रीजन क्या है, थाई रीजन क्या है, लेग रीजन क्या है, फुट रीजन। यानी इस सब को समझने से पहले मुझे ये सारी बोन्स पता होनी चाहिए और ये सारे जॉइंट्स पता होने चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर कौन कौन सी मसल है, कौन कौन सी आर्टरी है, कौन सी नर्व सप्लाई है, कौन सी लिम्फेटिक है, ये सारी चीजें डिटेल्स पढ़ेंगे। कौन कौन से एनाटॉमिकल स्पेस हैं, जैसे फीमोरल कैनाल है, फीमोरल शीथ है, पॉप्लिटियल फोसा है, आर्च है, फुट में आर्च होती है। ये सारे जो पॉइंट हैं, जिस तरीके से अपर लिम्ब में एक एक चीज डिटेल में पढ़ी थी, और वहाँ उसी तरीके से हम लोअर लिम्ब में इन सबको पढ़ने वाले हैं। क्लियर? अब हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि लोअर लिम्ब का जो मेन एवोल्यूशन में चेंज हुआ है वो दैट इज रिगार्डिंग द वेट ट्रांसमिशन, है ना, बॉडी का वेट ट्रांसमिशन। तो इस कंसेप्ट को भी समझना जरूरी है कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी वेट थ्रू लोअर लिम्ब किस तरीके से होता है, इसको हम जरा इसमें थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ये वाला पोर्शन मैंने विश्राम सिंह से लिया है क्योंकि ये उसमें नहीं दे रखा आपके बीडी चौरसिया में, लेकिन ये अच्छा पोर्शन है, ये हमको पता होना चाहिए इस टॉपिक के बारे में। वाइवा में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं टीचर्स। The body weight is transferred from the vertebral column through sacroiliac joint to the pelvic girdle and from pelvic girdle through the hip joint to the femur। तो अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर बॉडी का जो वेट है, हमारी पूरी बॉडी का वेट हमारे वर्टिब्रल कॉलम से कहाँ आ जाता है, कौन सी बोन पे आ जाता है? ये कौन सी बोन है हमारी? सैक्रम। ठीक है, सैक्रम किसके साथ जुड़ी हुई है? इलियम। ये कौन सी बोन है? हिप बोन का कौन सा पार्ट है? ये इलियम। ये कौन सा है? इस्चियम। और ये कौन सा है? प्यूबिस। तो सैक्रो इलियक जॉइंट, सैक्रो इलियक जॉइंट अपना पूरा वेट कहाँ ट्रांसफर कर देता है? ये क्या है? हेड ऑफ द फीमर। यानी कौन से जॉइंट पर? हिप जॉइंट पर। हेड ऑफ द फीमर से ये वेट ट्रांसफर किस पर हो गया? फीमर पर। समझ आ गई? और अगर देखा जाए तो लाइन ऑफ ग्रेविटी हमारी कहां से पास होती है? हेड ऑफ फीमर से, जबकि बॉडी वेट उससे लेटरली ट्रांसफर होता है बॉडी वेट। ठीक है, ये दोनों में समझ में आ रहा है आपको? तो यहां पर इसीलिए आप देखेंगे सबसे ज्यादा कॉमन फ्रैक्चर होता है नेक ऑफ द फीमर का, और ओल्ड एज लोगों में तो सबसे ज्यादा देखा जाता है ये वाला फ्रैक्चर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वीकेस्ट पॉइंट होता है, यहाँ पर हमारी लाइन ऑफ ग्रेविटी एक्चुअल में उस जॉइंट के अंदर की तरफ है, ना कि उस जॉइंट पर, जिससे कि वो बोन पे ट्रांसफर ना होकर थोड़ा इंटरनली ट्रांसफर होता है वेट। तो ये आपको याद रखना है। टू सपोर्ट द इरेक्ट पोस्चर एफिशिएंटली द फीमर आर ऑब्लिक बीइंग डायरेक्टेड इंफीरोमीडियली विद इन द थाई सो दैट ड्यूरिंग द स्टैंडिंग द नीज आर क्लोज टू ईच अदर एंड प्लेस्ड डायरेक्टली बिलो द ट्रंक। ठीक है, अब आप नोटिस करिए यहां पर कि यहां पर ये बॉडी वेट आ रहा है। ठीक है, यहां पर ये बॉडी वेट कहां ट्रांसफर हुआ? हिप जॉइंट पर। तो यहां पर इंफीरोमीडियली हमारी फीमर की, जब आप फीमर बोन आपको मिली होगी उसको देखिए उसकी पोजीशन कैसी होती है, लगाने के बाद आगे की तरफ और थोड़ा तिरछा होती है नीचे की तरफ। तो ये थोड़ा इंफीरोमीडियली। ठीक है, क्यों इंफीरोमीडियली? थोड़ा सा ये जो हमारी बोन होगी, ये मान लीजिए फीमर है, तो ये थोड़ा सा इस तरीके से होती है। ठीक है, और ये नी जॉइंट हो गया हमारा। ठीक, तो ये जो मान लीजिए सीधे ये है, तो ये इंफीरोमीडियली, इस तरफ इसका ओरिएंटेशन ज्यादा है ना, अंदर की तरफ, दोनों घुटने अंदर की तरफ थोड़े मुड़े हुए होते हैं, ये वाला पोस्चर होता है। इसके बाद पैर एकदम सीधे होते हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस तरीके से होता है। जबकि क्वाड्रूपेड के केस में क्या होता है, जो 4 हाथ पैरों पे चलने वाले जानवर होते हैं, उनमें जो उनका बॉडी वेट होता है ट्रंक से, उसमें उनके पैर बिल्कुल सीधे होते हैं, ये इस तरीके से, उनकी फीमर इस तरीके से अरेंज नहीं होती। हमारे में कंप्लीटली ये एवोल्यूशन की वजह से थोड़ा सा टिल्ट हो गई है बोन, बोन का डेवलपमेंट में भी फर्क आ गया है। एज अ रिजल्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉल टू द वर्टिकल लाइंस ऑफ द सपोर्टिंग लेग्स एंड फीट। तो यहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनके बीच में आ रही है, इसलिए बैलेंस अच्छा रहेगा। समझ में आ रही है? ये एक इसका रीजन है।
A little description of comparative anatomy will make it easy to understand. In the quadrupeds, the femur are vertical and knees are apart with trunk suspended between the limbs. क्वाड्रूपेड में आपने देखा है फीमर एकदम सीधी होती है ना, और उनके दोनों पैरों के बीच में काफी गैप होता है, ठीक है। जबकि अगर ह्यूमन के केस में देखा जाए तो उसमें उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में चेंज आ चुके हैं। आपको फीमर मिलेगी तो आप फीमर को नोटिस करोगे तो वो बोन एकदम जैसे ह्यूमरस जिस तरीके से जितनी सीधी दिखेगी, फीमर उतना थोड़ा सा टिल्टेड दिखेगी। The body weight is transferred from knee to the ankle joint by tibia. The fibula does not articulate with the femur, hence it does not transfer any weight. बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि हमारे हैंड में याद है आपको, रेडियस पर कोई वेट ट्रांसफर नहीं होता था, पूरा वेट ट्रांसफर किधर होता था? रेडियस पर होता था। कहां पर? रिस्ट जॉइंट पर, क्योंकि रेडियस बोन कहां जॉइंट में इन्वॉल्व होती थी? रिस्ट पर, एल्बो पर नहीं होती थी। लेकिन फिर रिस्ट से रेडियस और अल्ना के बीच में जो मेम्ब्रेन होती थी, इंटरओशियस मेम्ब्रेन, वो वेट ट्रांसफर हो जाता था किस पर? अल्ना पर। लेकिन इसी तरीके से पैर में क्या है, फिबुला तो आर्टिकुलेट हो नहीं रही, पूरा वेट कहां ट्रांसफर हो रहा है? डायरेक्टली टीबिया पर, है ना। यहाँ पर फिबुला का कोई रोल नहीं है, लेकिन हैंड में रेडियस का रोल है। इन द एट द एंकल द वेट बोर्न बाय द टीबिया इज ट्रांसफॉर्म टू द टेलस, the keystone of the longitudinal arch of the foot. keystone of the longitudinal arch of the foot, ये एक जो बोन है टेलस, टेलस बोन पर सारा वेट ट्रांसफर होता है। कीस्टोन किसको बोलते हैं? मान लो आपने सुना होगा इस तरीके से एक पुल है, ठीक है, पुल पर ये, तो यहाँ पर वेट ट्रांसफर के लिए इस ये जो है ये क्या है? कीस्टोन्स। तो अब अल्टीमेटली इस तरीके के पुल पर जो वेट ट्रांसफर होता है वो कहाँ होता है? सेंटर में ना होके इधर डिवाइड हो जाता है दोनों पिलर्स पर, ठीक है। तो कीस्टोन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल आर्च ऑफ द फुट, द लॉन्गिट्यूडनल आर्च फॉर्म बाय द टार्सल्स एंड मेटाटार्सल evenly distributed to the weight between the heel and foot when standing, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर क्या है हमारे मेटाटार्सल्स इस रीजन में, ठीक है, और ये क्या है? कैल्केनियस बोन। भाई टेलस, टेलस के नीचे कौन सी बोन होती है? कैल्केनियस। टेलस किस पे है? कैल्केनियस पर रखा था। तो ये और ये क्या बन गई एक तरीके से? अब ये तो हम फुट का क्या देख रहे हैं? सोल, लेकिन ये फुट एक्चुअल में तो थोड़ा सा इस तरीके से आर्च होती है ना। तो ये जो आर्च बन रही है ये, ठीक है, इसको आपको याद रखना कि वेट यहाँ ट्रांसफर होता है, यहाँ ट्रांसफर होता है, इसीलिए फ्लैट फुट का कंसेप्ट आपको याद आ गया होगा। उसमें थोड़ा सा पैर उठा हुआ रहता है हमारा, पैर अपना रख के देखिए, लेटरली तो पूरा वजन आ रहा है, मीडियली एक थोड़ा सा गैप रहता है उसमें। इन दिस वे द फुट प्रोवाइड फ्लेक्सिबल but stable platform to support the body. The weight bearing point of the foot are medial process of the calcaneus posteriorly, 6 equal pillars anteriorly formed by the head of the 4 lateral metatarsal and 2 sesamoid bones, one on each side of V-shaped ridge below the head of first metatarsal. तो यहाँ पर चारों मेटाटार्सल से इसको वेट मिलता है और 2 सीसमॉइड बोन यानी फर्स्ट मेटाटार्सल यानी ग्रेट टो वाली जो ये मेटाटार्सल है, फर्स्ट नंबर की मेटाटार्सल, इसके दोनों तरफ 2 सीसमॉइड बोन होती हैं हेड ऑफ फर्स्ट मेटाटार्सल के पास। टोटल 6 पिलर आगे की तरफ होते हैं और कैल्केनियस पीछे का पिलर बनाता है और इस पर ये आर्च बनती है। क्लियर? मोड ऑफ वेट डिस्ट्रीब्यूशन, तो वेट का कंसेप्ट तो आपको समझ में आया कैसे कैसे वेट ट्रांसफर होता है। सबसे पहले वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में लास्ट पोर्शन सैक्रम, सैक्रम से इलियम, इलियम से फीमर, फीमर हिप जॉइंट होता हुआ फीमर, फीमर से टीबिया, टीबिया से एंकल जॉइंट पे, टेलस से होता हुआ कैल्केनियस, और कैल्केनियस में जो आर्च फॉर्मेशन हो रही है, आर्च का जो आगे वाला पिलर है, तो इस तरीके से पूरा वेट उस पूरे इस पिलर पे रुका हुआ है। ठीक, द बॉडी वेट ऑफ अ पर्सन वेइंग सेज 48 kg व्हेन स्टैंडिंग इन फंडामेंटल पोजीशन। तो ये बॉडी वेट किस तरीके से 48 किलो बॉडी वेट अगर किसी इंसान के पास है तो वो कैसे कैसे डिवाइड होगा? 24 kg गोज टू ईच लोअर लिम्ब,
आधा आधा बढ़ जाएगा वर्टिब्रल कॉलम से दोनों जॉइंट पर, 24 kg 24 kg। समझ में आई बात? इसके बाद in each limb 12 kg goes to the medial process of the calcaneus and 12 kg to the metatarsal। अब इस 24 में से आगे जाके 12 kg तो आगे की तरफ ट्रांसफर हो गया और आगे हील पे ट्रांसफर हो गया 12 kg। ठीक है। The metatarsal presents 6 points of equal contact with the ground, head of lateral 4 metatarsal and the 2 sigmoid bones below the head of first 2 metatarsal, each support 2 kg। तो हर फिंगर पे कितना आएगा? 12 kg आया तो 6 दूनी 12, यानी 2-2 kg हर एक फिंगर पर हमारी बॉडी का वेट ट्रांसफर हुआ, 48 kg वेट। Thus the great toe supports the double load of the body weight as compared to the other toes of the foot। ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे 2 sigmoid bones below the head of the first metatarsal each supporting 2 kg। तो सबसे ज्यादा वजन किस पर आया हमारा भाई? 2 sigmoid bone के कौन सी मेटाटार्सल पर है? फर्स्ट, यानी ग्रेट टो। तो टोटल कितना आ गया? 4 kg आ गया ना यहाँ पर ग्रेट टो पर। तो अगर पूरा वेट देखा जाए तो 8 kg वेट, अगर पैर पे देखा जाए तो 8 kg वेट केवल कहां पर है? हमारे अंगूठे पर, पैर के अंगूठे पर। ठीक है। तो ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेट का। नेक्स्ट इज लाइन ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी पासेस थ्रू द सर्वाइकल वर्टिब्रे। ये देखिए सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है, एंटीरियर टू द थोरेसिक वर्टिब्रे, थोरेसिक वर्टिब्रे से पास नहीं होती, उसके आगे होती है। थ्रू द लंबर वर्टिब्रे, फिर लंबर वर्टिब्रे से पास होती है। एंटीरियर टू द सैक्रम, पोस्टीरियर टू द हिप जॉइंट, सैक्रम के आगे की तरफ ये सैक्रम है और ये हिप जॉइंट है, इससे पीछे की तरफ। एंटीरियर टू द नी जॉइंट, नी जॉइंट के आगे की तरफ। एंड एंकल जॉइंट, और एंकल जॉइंट के आगे की तरफ। तो इस तरीके से हमारी बॉडी का बैलेंस प्रॉपर बनता है। लाइन ऑफ ग्रेविटी कहाँ कहाँ से पास होती है ये आपको पता होना चाहिए, यानी नी जॉइंट और एंकल जॉइंट के आगे की तरफ, हिप जॉइंट के पीछे की तरफ, पोस्टीरियर टू द हिप जॉइंट, कई बार वाइवा में पूछ लेते हैं, सैक्रम के आगे की तरफ, और फिर लंबर रीजन से होकर पास होती है, सर्वाइकल रीजन से होकर पास होती है लाइन ऑफ ग्रेविटी। तो ये हो गए बेसिक कंसेप्ट ट्रांसमिशन ऑफ वेट के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसके अलावा हमें लोअर लिम्ब में फिर कौन कौन सी मेन चीज पढ़नी है? बोन्स पढ़नी है। आपको पता है बोन्स, इससे अगला चैप्टर द बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब आर डिस्क्राइब्ड इन डिटेल इन नेक्स्ट चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर जो बीडी चौरसिया में दे रखा है वो ऑस्टियोलॉजी ऑफ लोअर लिम्ब है, वो उसमें डिस्कस करेंगे डिटेल में। बाकी बोन्स के नाम आपको मैंने शुरू में बता ही दिए थे, कौन कौन से? हिप बोन जो क्या बनाते हैं? पेल्विक गर्डल। ठीक है। उसके बाद आपका फीमर, टीबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और टोज, ठीक, या फैलेंजेस बोल लो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके कौन कौन सी मेन मसल्स हैं लोअर लिम्ब में, या उनको किस किस तरीके से उनका कंपार्टमेंट बनाए गए हैं, कौन सी आर्टरी है, कौन सी वेन है और कौन सी नर्व सप्लाई है, उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन, और उसी के साथ ये इंट्रोडक्शन चैप्टर खत्म हो जाएगा।